नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 16वां जल। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल का वितरण। इसके बारे में अपने जानना है। जल का वितरण क्या है कि अनेक कारणों से विश्व के जो विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत ही असमानता है। इसमें भी क्या है, असमानता है। किसी जगह जो जल है वो ज़्यादा है और किसी जगह कम है। तो कुछ स्थानों पर क्या होती है, अच्छी वर्षा होती है, कि जो वर्षा है वो क्या होती है, अच्छी होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है। और वह फिर क्षेत्र होते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, जल से समृद्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे क्षेत्र हैं, रेगिस्तान है, यहाँ पर जो वर्षा है वो कम होती है। तो वहाँ पर फिर जो जल होगा फिर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। भारत क्या है, बहुत ही विशाल देश है, बहुत ही बड़ा देश है, जिसके सभी क्षेत्रों में कम वर्षा हो, जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। सभी क्षेत्रों में कहीं जो वर्षा है वो ज़्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है। सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से जो वर्षा है वो नहीं होती। कुछ स्थानों पर ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि कुछ स्थानों पर कम होती है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा से क्या हो जाती है, बाढ़ भी आ जाती है। जबकि कई स्थान ऐसे हैं भारत में, यहाँ पर वर्षा न होने से, वर्षा की कमी से सूखा भी पड़ सकता है। तो हमारे देश में एक ही समय में पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में क्या हो सकता है, सूखा हो सकता है। तो यह क्या है, जल का वितरण अनियमित रूप से है, लेकिन यह है अपने क्या है, ये भगवान की ही देन है। बारिश का होना और न होना अपने हाथ में इसका कुछ भी नहीं है। 16.5 के अगला क्या दे रखा है कि मानचित्र में आप उस स्थान को ढूंढिए यहाँ आप रहते हैं। आगे आपका मानचित्र दिखा रखा है, उसमें फिर क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है और क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर जो पर्याप्त जल है वो उपलब्ध रहता है। यह भी संभव हो सकता है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहाँ पर वर्षा तो पर्याप्त होती है लेकिन फिर भी जल की कमी रहती है। तो क्या हम कह सकते हैं यह जल के संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है। तो कुछ हद तक यह ऐसा हो सकता है। यह भारत का मैप है और अपने हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर रहे हैं। तो भारत के मैप में सबसे पहले आपको राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान कहाँ है। राजस्थान ढूंढोगे तो उसी के अंदर फिर क्या आएगा, हनुमानगढ़ का ज़िला आएगा। जैसे राजस्थान का मैप आपको पता होगा तो ऊपर से कहाँ से स्टार्ट होता है, गंगानगर से, और गंगानगर के साथ हनुमानगढ़ से। तो भारत के मैप में यहाँ पर राजस्थान होगा, उसी के अंदर क्या आएंगे, गंगानगर हनुमानगढ़ से जो सारे ज़िले हैं वो उसी के अंदर आएंगे। और अपने हनुमानगढ़ का जो ज़िला है इसके अंदर जो बारिश है वो ना ज़्यादा होती ना कम होती, मतलब सामान्य जो औसत बारिश अपने कह सकते हैं। इसके बाद है जल प्रबंधन। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जो जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। अपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अपने 6 में 8 में भी आगे पढ़ेंगे फसलों के चैप्टर में कि जब पानी है वो कम मात्रा में है या पर्याप्त मात्रा में है तो अपने फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो पानी है वो कम भी लगेगा और जितना पानी जिस पौधे को चाहिए उसी के पास उतना पानी पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार कक्षा 6 में पढ़ा था कि जो अनेक स्थानों पर जो जल है उसकी नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। तो यह संभव है, लेकिन जब अपने सही पाइप तंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वैसा पहुंच सकता है। कई बार क्या हो सकता है कि उस पाइप में रिसाव भी हो सकता है और रास्तों में ही बहुत सारा जो पानी है वो रिसकर बह जाता है। जो पानी जिसको चाहिए वहाँ तक वह पहुँच नहीं पाता। तो ये किसके कारण है, यह कुप्रबंधन, मतलब प्रबंधन में कहीं ना कहीं कमी और बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। कुछ तो कुप्रबंधन के कारण है कि प्रबंधन सही ढंग से नहीं, लेकिन हर किसी का स्तर पर भी है इसकी जो बर्बादी हो रही है। हम जो सभी हैं वो जानबूझकर जाने में, हम दांतों का मंजन करने में, दाढ़ी बनाने में, नहाने में और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान हम जल की बर्बादी करते हैं। हम जल की बर्बादी बहुत मात्रा में
करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोटियों से जो जल का रिसाव होता रहता है उसकी बर्बादी का यह भी एक प्रकार का स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से एक ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भविष्य में हम जल की आवश्यकता नहीं होगी। अपने जिस टाइम जिस कार्य में लग गए हम उस कार्य को अच्छे से करके छोड़ते हैं, लेकिन अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, तो अपने इस टाइम भी जल की बर्बादी करते हैं। तो हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उनमें से अधिकांश तो क्या होता है, बह बहुत मात्रा में तो ऐसे ही बह जाता है, और वह यह बहुमूल्य जो प्राकृतिक संसाधन की क्या है, बर्बादी है। वर्षा के जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, जल संग्रहण कहते हैं। कि हम वर्षा के जल का उपयोग किसी और कार्य में न करके हम किसी भी प्रकार का गड्ढा खोदकर उसके अंदर उस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर वो पानी जिसका नीचे जाएगा तो भौमजल का स्तर है वो क्या हो जाएगा, भौमजल का स्तर है वो क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, जल संग्रहण, या वर्षा जल संग्रहण कह सकते हैं। तो हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल को भंडारित करने के लिए और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए, जल को भंडारित करने के लिए और इसकी पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। कि पहले आपने गांवों में तो ये देखा ही होगा आजकल भी कि बावड़ी बनाई जाती है जिसमें जल का भंडारण कर सके, और उसकी पुनः पूर्ति करने के लिए इस बावड़ी का चलन रहा है। यह बावड़ी क्या है, जल संचित करने का एक पारंपरिक तरीका है, एक पुराना तरीका है। गांवों में आजकल भी आपको देखने को मिल जाएगा। समय के साथ इसका रखरखाव बंद कर दिया गया है, जिससे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई, और तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों में लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों पर बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद भी जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा, बूंद सिंचाई ड्रिप तंत्र, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिससे पानी भी कम यूज होगा और जिस पौधे को जितना पानी चाहिए उस तक उतना पानी पहुँच भी जाएगा। रास्ते में जो पानी की बर्बादी है वो नहीं होगी। इसके बाद देखो एक केस का अध्ययन है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुजपुर नामक स्थान में क्या हुई, वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। तो वहाँ पर ताजे जल का एकमात्र स्रोत क्या है, भूमिगत जल ही है। इसके अलावा वहाँ पर ताजे जल का कोई भी अन्य स्रोत नहीं है। क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता, तो पिछले वर्षों में जल की मांग क्या होगी, बढ़ गई, और भौमजल का जो उपयोग है वो पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक हो गया। भौमजल का उपयोग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, अभी जल की मांग बढ़ गई, तो जो बारिश वहाँ पे होती नहीं, फिर पुनः पूर्ति जो जल की होनी थी वो तो कम है, लेकिन भौमजल का जो उपयोग है वो ज़्यादा हो गया। इसके परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर चिंताजनक रूप से फिर क्या हो गया, नीचे गिरता चला गया। तो वर्ष 1989 में गांववासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण करने का निश्चय किया। फिर उन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि हम वर्षा के जल का संग्रहण करें जिससे कि पुनः पूर्ति हो सके भौमजल की। तो रुक्मावती नदी और उसके अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बांध बनाए गए, 18 चेक डैम बांध बनाए गए, और इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण की दर को बढ़ा दिया गया, जिससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर रहता है, और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता है और वह व्यर्थ हो जाता है। अब सिंचाई के लिए उनके पास जो पानी है वो फुल मात्रा में हो गया है, पर्याप्त मात्रा में उनके पास अब पानी हो गया है। इसके बाद देखो ये सब चीज़ें अपने पढ़ी। इसके अलावा अपने खुद की जो भूमिका है, अपने खुद जो जल की बर्बादी कर रहे हैं उसको अपने कैसे कम कर सकते हैं, अपने खुद उसको खुद के स्तर पर अपने को क्या प्रयास करने चाहिए। तो जल बचत की जो आदतें हैं, अपने मंजन या ब्रश करते समय क्या करते हैं, अपने नल को छोड़ देते हैं और मंजन करते रहते हैं, आराम से उसको खुला छोड़ के लगे रहते हैं। तो वो 10-15 मिनट तक 5-10 मिनट हाथ धोने में, इधर उधर करने में, अपने जो वो उस टाइम जो जल की बर्बादी करते हैं उसको ना करें, उसको अपने कम कर सकते हैं।
फर्श की धुलाई करने की बजाय रोज़ रोज़ फर्श के धोने की बजाय अपने उस पर पोंछा लगाकर 1-2 बाल्टी से जहाँ पर काम सरता है वहाँ पर कितने लीटर अपने पानी को फर्श की धुलाई करने में ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, खेत में बूंद में अब सिंचाई व्यवस्था का जो प्रयोग है वो इस प्रकार ड्रिप तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है पादपों पर भी जल की कमी का प्रभाव होगा। तो पादपों पर जल की कमी का क्या प्रभाव होगा कि आपने देखा है कि जो गमले के पादप हैं उनको यदि अपने कुछ दिनों तक पानी न दे तो वह क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं। तो पादपों को भी अपना भोजन तैयार करने के लिए पानी की आवश्यकता भी होती है और मृदा से वो पोषक तत्वों को भी ग्रहण करते हैं। तो यदि पादपों के पास पानी ही उपलब्ध नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे, तो पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी और इसका अर्थ क्या है, जीवन का अंत हो सकता है। क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम ये होगा कि पृथ्वी पर न ही तो भोजन होगा, न ही ऑक्सीजन होगी और न ही फिर वर्षा होगी। वर्षा का होना और अपना जीवित रहने के लिए अपने को जो ऑक्सीजन चाहिए ये सब किस पर निर्भर करते हैं, पादपों पर ही निर्भर करते हैं। तो इनसे संबंध अनेक अन्य जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न हो सकती है। तो पादपों में भी जल की कमी है। एक सफल प्रयास क्या है कि राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। हम जिस राजस्थान राज्य में रहते हैं वो क्या है, गर्म भी है और शुष्क क्षेत्र भी है और जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दल ने अलवर जिले के एक शुष्क क्षेत्र को हरित राजस्थान में परिवर्तित कर दिया गया है। यदि सभी खुद के स्तर पर प्रयास करें तो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने एक देखो, अलवर जिले वाले लोगों ने एक शुष्क क्षेत्र को ही हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया गया है। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों आखेरी, रूपारेल, सरसा, बागिनी और जहाज बाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया गया है। देख लो, अब उन्होंने कितना बड़ा प्रयास किया है। तो सभी को अपने स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए। अपने जल का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें जल चाहिए नहीं, लेकिन यही सोच कर करना चाहिए कि हमें आगे भी जल की ज़रूरत है, हमें जल चाहिए। हमारा जल हमारा क्या है, जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो आपका ये जो पाठ है ये पूरा हुआ। धन्यवाद।